दोस्तों, आज मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त ने मुझे कॉल किया। उनके पास एक समस्या थी। वो समस्या क्या थी? उनके पिता का देहांत आज से 3 दिन पहले हुआ था। उनके पास जो भूमि था उसकी नकल नहीं थी और वह यह चाहते थे कि उनके पिता के बाद उनके वारिसों का, यानी वो उनके और उनके भाइयों का और उनकी मम्मी का नाम खतौनी में कैसे दर्ज होगा। इसकी क्या प्रक्रिया है, कौन से दस्तावेज लगेंगे और कितने समय में यह चढ़ेगा। दोस्तों, उसी प्रकार से कई प्रॉब्लम ये होती है कि जिसे हम होती तो बहुत छोटी सी है लेकिन हम जान नहीं पाते। जैसे आपने बैनामा लिया, उसका प्रोसेस क्या है, वो खारिज दाखिल कब होगा, इसके बारे में क्या होता है, कैसे वो चढ़ता है, खतौनी पे नाम कैसे किसी का खारिज होता है, किसी का दाखिल कैसे होता है। और मान लीजिए हिब्बा, हिब्बा भी एक अंतरण का ही प्रकार होता है कि जब हम किसी से क्या होता है, हिब्बा क्या होता है, यानी कोई व्यक्ति अपने जमीन का अंतरण करना चाहता है तो या तो वो वसीयत करता है। वसीयत क्या होती है दोस्तों? व्यक्ति के द्वारा अपने किसी चहेते को अपने जिंदा रहते ही अपने हिस्से की चल अचल संपत्ति को दे दिया जाना, लेकिन वो वसीयत उनके मरने के बाद लागू होती है। लेकिन हिब्बा जो होता है दोस्तों, वो बैनामे की तरह होता है। यानी हिब्बा में क्या होता है, एक तरह से रजिस्टर्ड कर देते हैं, वो जिंदा रहते ही अपनी जमीन को अपने करीबी को वो रजिस्टर्ड कर देते हैं। यानी हिब्बा, बैनामा जो होता है वो बैनामा में क्या होता है, अपने जमीन का विक्रय कर दिया जाता है। दोस्तों, ये सभी जो होते हैं अंतरण के प्रकार हैं, लेकिन उसी में से एक अंतरण का प्रकार है वरासत। वरासत में ये होता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके वारिसों का नाम उनकी खतौनी में उनके स्थान पर दर्ज किया जाता है। यह भी एक अंतरण का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार है। दोस्तों, जब वरासत होती है तो इसके लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, जैसे मृतक प्रमाण पत्र, मृतक का भाई, मृतक होना भी जरूरी है। अगर आप वरासत कर रहे हैं तो किसी व्यक्ति के बारे में जान लेना कि उनकी मृत्यु हुई है नहीं। अगर मृत्यु हुई है तो उनका मृतक प्रमाण पत्र होगा ही, या तो शवदाह प्रमाण पत्र होगा, अगर वो हिंदू है तो शवदाह होगा उनके पास। सभी डॉक्यूमेंट, परिवार रक्षा की नकल भी आप लेंगे, यानी परिवार की नकल को भी आपको उसमें मृतक छड़वाना होगा, उसमें डेट होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप वरासत के लिए अपनाएंगे, ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाएंगे तो उसमें मृतक की तिथि पूछी जाती है। दोस्तों, वारिसों का आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड इसलिए जरूरी है कि उसी आधार पर उनके नाम को उसमें खतौनी में दर्ज किया जाएगा। यानी ये समझ में आ गया कि जब भी वरासत होगी तो उनके आधार कार्ड के अनुसार उनका नाम दर्ज होगा, इसीलिए आधार कार्ड की जरूरत भी होती है। दोस्तों, जब मेरे दोस्त के द्वारा ये पूछा गया कि उनके पिता की मृत्यु हुई है और उनके पास कौन से डॉक्यूमेंट होंगे, तो मैंने उनसे यही डॉक्यूमेंट के बारे में चर्चा की। दोस्तों, ये वरासत जो होती है किस धारा के अंतर्गत होती है, यानी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा किस धारा में होता है? ये 33 में, 34 और 35 में किस में होगा? 33 में ये वरासत दर्ज की जाती है। दोस्तों, राजस्व संहिता की धारा 33 में क्या होता है उसको आज विस्तार से हम आपके सामने बताएंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 33 उत्तराधिकार के मामलों में नामांतरण से संबंधित होता है। दोस्तों, धारा 33 की उपधारा 1 में उत्तराधिकार द्वारा किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाले व्यक्ति के द्वारा राजस्व निरीक्षक के पास उत्तराधिकार के संबंध में यथाविहित साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा। यानी वह यह दावा करेंगे, उत्तराधिकार यानी राजस्व निरीक्षक महोदय के पास वो एक प्रार्थना पत्र या इस वास्ते देंगे कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है और वह उनके विधिक वारिस हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 33(2) में जब राजस्व निरीक्षक महोदय को इस संबंध में अगर कोई प्रार्थना पत्र या कोई संज्ञान में बात आएगी तो इस मामले में वो, अगर मामला विवादग्रस्त नहीं है तो इसके संबंध में वह खतौनी में ऐसे उत्तराधिकार को वह अभिलिखित करेंगे।
कैसे वो करेंगे, वो स्वयं नहीं करेंगे, वह लेखपाल के माध्यम से उनके द्वारा इसे आदेशित किया जाएगा। और दोस्तों, यदि मामला विवादग्रस्त है तो इस संबंध में वह इसकी रिपोर्ट तहसीलदार महोदय को प्रेषित करेंगे। दोस्तों, यह ध्यान रहे कि वरासत के संबंध में लेखपाल स्वयं संज्ञान लेकर भी किसी काश्तकार का वरासत कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट किसी काश्तकार के माध्यम से उन्हें जो दस्तावेज प्राप्त होते हैं उस पर वह जांच करके इसकी ऑनलाइन रिपोर्ट कानून महोदय को प्रेषित करेंगे। दोस्तों, धारा 33(3) में यह होता है कि अगर कानून महोदय के द्वारा यदि किसी व्यक्ति का नाम या आदेश में छूट गया है, यानी अगर छूट गया है तो क्या होगा, वह व्यक्ति तहसीलदार महोदय को धारा 33(3) के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। दोस्तों, धारा 34 में क्या होता है कि यदि जैसे 33 में वरासत से संबंधित रिपोर्ट लगाई जाती है अंतरण के मामले में, उसी प्रकार से इस 34 में क्या होता है कि इसके अतिरिक्त, यानी जो 33 धारा में दी गई है, यानी वरासत के अतिरिक्त अन्य जो अंतरण के मामले होंगे वो धारा 34 के अंतर्गत खारिज दाखिल के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। यानी उसके धारा 34 में उसे रिपोर्ट प्रेषित किया जाएगा। दोस्तों, धारा 34 में क्या होता है कि जब धारा 33 के अलावा यदि कोई अन्य अंतरण का मामला है, यानी वरासत के अतिरिक्त यदि कोई अंतरण का मामला है, तो वह धारा 34 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। दोस्तों, इस धारा में यानी धारा 34(1) में आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा, और 34(2) में दोस्तों क्या दिया गया है कि राज्य सरकार के द्वारा इस अंतरण के मामले में जो भी शुल्क तय किया जाएगा, यह शुल्क उसके उत्तराधिकारियों के द्वारा वहन किया जाएगा। दोस्तों, धारा 35 की उपधारा 1 में धारा 33 और धारा 34 के अंतर्गत प्राप्त, यानी 33 में कौन सा विवादित मामला, 34 में कौन सा अंतरण के सभी मामले, जो भी प्राप्त मामले होंगे उसकी वो जांच करेंगे। क्या होगा उसमें कि 35 में इसमें उपधाराएं दी गई हैं, उन सभी उपधाराओं को मैं एक व्याख्या कर दे रहा हूं। उसमें क्या होता है दोस्तों, यदि मामला विवादग्रस्त नहीं है तो इसके संबंध खतौनी में आदेश को दर्ज कर देंगे। दोस्तों, यदि मामला विवादित है तो इसके संबंध में जांच करने के उपरांत उस आदेश को खतौनी में दर्ज किया जाएगा। दोस्तों, धारा 35(2) में क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति इससे व्यथित है, यानी उसको इसको तहसीलदार महोदय के आदेश से वो खुश नहीं है, यानी उस पर उनको आपत्ति करना है, तो वो क्या करेंगे, इसके संबंध में वो जिलाधिकारी महोदय को अपील करेंगे। दोस्तों, यह अपील कितने दिन के भीतर होगा, यह अपील दोस्तों 30 दिन के आदेश के उपरांत 30 दिन के भीतर ही यह अपील की जाएगी। दोस्तों, एक व्यवहारिक बात ये जान लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य को वसीयत कर चुका है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के उपरांत यदि उनके वारिसों के द्वारा अपना वरासत करने के संबंध में लेखपाल महोदय को डॉक्यूमेंट प्रेषित किया जा रहा है, यानी दिया जा रहा है, उस दौरान यदि लेखपाल के द्वारा वरासत कर दी जाती है, तो उस संबंध में क्या होगा कि उस व्यक्ति के द्वारा, यानी जिस व्यक्ति के द्वारा वसीयत कराया गया है उसके द्वारा, यानी जिसको वसीयत किया गया है, अगर आपत्ति की जाती है तो इस आपत्ति के संबंध में क्या होगा, क्या वरासत जो है वह रहेगा या वसीयत रहेगा। दोस्तों, वरासत यदि कर दिया गया है और वसीयत अगर उस पर हुआ है, तो इस संबंध में यह बताना चाहते हैं कि वसीयत ही मेन होती है, वरासत वहीं पर खारिज हो जाएगी जब वसीयत दाखिल होगी, यानी दाखिल करने के उपरांत उस वरासत पर वहीं पर ब्रेक लग जाएगा, यानी अगर कोई अंतरण भी अगर हो गया है तो वह वहीं पर खारिज कर दिया जाएगा। यानी वसीयत मेन होती है। वसीयत क्या होता है, वसीयत किसी व्यक्ति को अपने चल अचल संपत्ति का अधिकार दे देना होता है, यानी कोई व्यक्ति यदि जीवित है तब तक तो यह लागू नहीं होता, लेकिन मरने के उपरांत यह लागू होती है। वरासत में यह होता है कि उनके विधिक वारिसों का नाम उनकी मृत्यु के उपरांत, यानी उत्तराधिकारियों का नाम उनके मृत्यु के बाद आता है। दोस्तों, इसके संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की धारा 108 यानी पुरुष भूमिदर के संबंध में 108 व महिला भूमिदर के संबंध में 110 में विस्तार से व्याख्या दी गई है।
लेकिन वसीयत जो होती है दोस्तों, वसीयत में उनके उत्तराधिकारियों का नाम नहीं आता है। दोस्तों, वसीयत में उनके उत्तराधिकारियों का नाम नहीं आता, बल्कि क्या होता है कि उस व्यक्ति के द्वारा पूर्व में जिस व्यक्ति के नाम से अपनी जमीन को अंतरण किया गया होता है, यानी वसीयत किया गया होता है, उन्हीं के वारिसों का नाम जो वसीयत में दर्ज है, उसी वारिस का नाम उस खतौनी में दर्ज किया जाता है। दोस्तों, ये वसीयत जो होती है धारा 34 के अंतर्गत अंतरण में तहसीलदार महोदय के कोर्ट में पेश की जाती है। लेकिन जो वरासत होती है दोस्तों, वह लेखपाल के माध्यम से कानगो महोदय के द्वारा आदेश पारित किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।